नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इस बात का आंकड़ा फिर आया है कि विकास की होड़ में भारत सरपट दौड़ रहा है। दुनिया में सर्वाधिक तेज रफ्तार भारत की है। ताजा आंकड़े के अनुसार 2015-16 की आखिरी तिमाही में जीडीपी की अपनी रफ्तार के आगे चीन पिछड़ गया। कितनी बड़ी बात है ये। उस दौरान चीन में जहां विकास 6.7% की दर से बढ़ा, वहीं भारत में विकास दर 7.6% थी। सवाल है, क्या हम और आप भारत के नागरिक, कारोबारी इस हकीकत का एहसास कर रहे हैं? यह गंभीर और लाख टके का सवाल है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के आंकड़े आते हैं और उसके साथ टीवी चैनल पर बहस होती है कि यह गड़बड़ जाला है। आर्थिक जानकार इन आंकड़ों में छेद निकालते हैं। अपना मानना है कि आर्थिकी में सकारात्मक लक्षण इसलिए है क्योंकि चीन आदि देश थक गए हैं। उधर भारत में निफ्टी या बीएसई में दर्ज बड़ी कंपनियों और कारपोरेट भले बदहाल हो, लेकिन छोटी कंपनियां, छोटे काम धंधे शायद फल फूल रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च के बीच वित्तीय कारोबार, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में इजाफा हुआ। विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार में बढ़ोतरी दर्ज हुई। खनन और कृषि क्षेत्र से अच्छी खबर आई। इन आंकड़ों पर सरकार, फिक्की और एसोचैम सभी बम बम है। मगर कई आर्थिक जानकारों का कहना है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जमीनी हकीकत और आंकड़ों में मेल नहीं है। जब रोजगार नहीं बढ़ रहे, पूंजी निर्माण और बचत का आंकड़ा नीचे है और कारोबारी परेशान है, तो आंकड़ों पर विश्वास न करें। कुछ विश्लेषकों ने 4% से नीचे विकास दर को कूदा है। सो कुल मिलाकर आर्थिकी और उसके विकास दर का मामला हैरानी वाला है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। गुरदास कामत ने कांग्रेस छोड़ दी। अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। और मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने सोनिया व राहुल गांधी को लिखा है कि पार्टी टूट सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले से तय किया गया है। बहुत जल्दी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और वे अपनी टीम बनाकर काम शुरू करेंगे। पार्टी किसी दबाव में यथास्थिति नहीं बनाए रखेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के भीतर चल रहे संकट को लेकर शीर्ष नेताओं में चर्चा हुई है। इस चर्चा में ये तय हुआ कि किसी दबाव में पीछे हटना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब भी नया अध्यक्ष बनता है तो पार्टी टूटती है। कांग्रेस का ऐसा इतिहास रहा है। वो जनता परिवार से भी ज्यादा बार टूट चुकी है। सोनिया गांधी भी अध्यक्ष बनी थीं, तब शरद पवार और बाद में ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाई। पीवी नरसिंह राव अध्यक्ष बने थे, तब तिवारी कांग्रेस बनी थी। जीके मूपनार और के करुणाकरण ने भी अलग पार्टी बनाई थी। इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी थी, तब तो पार्टी का 2 टूक विभाजन हुआ था। इसलिए ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सहित कई बड़े नेता इस कोशिश में हैं कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को वापस लाया जाए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी को छोड़कर संभवतः किसी की वापसी नहीं होने वाली है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं ने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। किसी क्षत्रप ने कांग्रेस में वापसी का इरादा जाहिर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि जगन मोहन मजबूरी में कांग्रेस में लौट सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब कांग्रेस आलाकमान उन्हें आंध्र प्रदेश की एक छत्र कमान सौंपे, जैसे उनके पिता YSR रेड्डी के पास होती थी। उनके साथ मुश्किल ये है कि उनके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक टीडीपी में जा चुके हैं, इसलिए वे एक मजबूत खूंटा खोज रहे हैं। उनके अलावा दिग्विजय सिंह ने शरद पवार और ममता बनर्जी को वापस लाने की बात कही थी, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से इनकार है। पवार तो यूपीए गठबंधन में भी तभी रहना चाहते हैं जब सोनिया गांधी कमान में रहे। वे राहुल गांधी के साथ राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए जब तक वे कमान में हैं, तब तक एनसीपी का कांग्रेस में विलय संभव नहीं है। जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, तो वे भी राहुल गांधी से बहुत नाराज हैं। राहुल ने प्रचार में उन पर निजी हमले किए और राहुल ने ये सुनिश्चित किया कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस का कोई नेता न जाए। अंबिका सोनी को शपथ में जाना था, लेकिन राहुल ने उन्हें रुकवाया।
कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने और कामराज योजना की तरह संगठन में बदलाव करने की चर्चा है। राहुल की टीम से जुड़े नेता इसकी तैयारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पुराने महासचिवों और कार्य समिति के सदस्यों में बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें राहुल की टीम में जगह मिलेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और कार्य समिति का गठन बिल्कुल नए सिरे से होगा। पहले की तरह नहीं होगा कि कुछ महासचिवों को बनाए रखा गया और कुछ को हटाकर नए चेहरे ला दिए गए। इस बार सब हटाए जाएंगे और एक या दो के अलावा ज्यादातर की वापसी नहीं होने वाली है। इसी तरह कहा जा रहा है कि 2 हिस्सों में बांटकर कार्य समिति को ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक छोटी टीम बनेगी जिसकी जल्दी मीटिंग होगी। इसमें राहुल के सबसे भरोसे के नेता होंगे और इनकी संख्या 10 से कम होगी। भाजपा की तर्ज पर मार्गदर्शक मंडल बनाने की भी चर्चा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी के पुराने नेताओं को विशेष आमंत्रित के तौर पर कार्य समिति में रखा जाएगा, जिनकी मीटिंग कभी कभार ही होगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक नए सेटअप में रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, अजय माकन, मिलिंद देवड़ा और के राजू की कोटरी बन सकती हैं, जो संगठन में सबसे प्रभावी भूमिका निभाएगी। राहुल की युवा टीम के बाकी सदस्य राज्यों में राजनीति करेंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। अमेरिका ने भारत से चुराई गई करीब 10 करोड़ डॉलर कीमत की 200 दुर्लभ मूर्तियां लौटाई। इस मौके पर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ब्लेयर हाउस में कहा कि अमेरिका ने भारत से चुराई गई धरोहर को लौटाने की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के कदम के लिए तारीफ करते हुए उसे शुक्रिया कहा। मोदी ने ब्लेयर हाउस में कहा कि यह खजाना भारत को वापस सौंपने के लिए वे बराक ओबामा प्रशासन के प्रति शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 साल में दुनिया के देशों ने भारत से चुराई गई सांस्कृतिक धरोहरों को लौटाने का प्रयास किया है। मोदी ने कहा कि इन प्राचीन मूर्तियों को देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान और कला में कैसी महारत रखते थे। अपने अमेरिका यात्रा के पहले दिन मोदी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के परिवार के लोगों से मुलाकात की। मोदी ने पहले दिन अमेरिका के थिंक टैंक माने जाने वाले लोगों से वॉशिंगटन में मुलाकात की। आज वे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 2 पक्षीय बातचीत करेंगे और कल अमेरिकी संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर के एक बयान पर ऐतराज जताया है और कहा है कि संविधान के मुताबिक ही देश चलाने की जिम्मेदारी तय की गई है। गडकरी ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज का विधिवत बंटवारा किया गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुख्य न्यायाधीश को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकारें अपना कामकाज करने में नाकाम हो रही हैं, इसलिए न्यायपालिका को दखल देना पड़ रहा है। इसका जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि शासन का कोई अंग अपनी सीमा का अतिक्रमण करता है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चुनी हुई सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो जनता उनको सत्ता से बेदखल कर देती है। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बड़े शातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा कि आरएसएस के इशारे पर स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है। लालू ने बेहद तीखे अंदाज में कहा है कि भाजपा ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस का बच्चा है और आरक्षण का घोर विरोधी है। लालू ने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि देश के 60% पिछड़ों पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने की चुनौती दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने सितंबर के बाद दूसरा कार्यकाल मिलने के सवाल पर मीडिया से चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनका कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। अगर वे बोले तो उससे वो मजाक किरकिरा हो जाएगा जो इन दिनों मीडिया ले रही है। राजन ने मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करते हुए पत्रकारों के सवाल के जवाब में उनके दूसरे कार्यकाल के बारे में मौजूदा सरकार को फैसला करना है। उनका कार्यकाल सितम्बर में खत्म हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल के बारे में कोई भी फैसला होगा तो उसका पता चल जाएगा, उन्हें इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है, तो दूसरी ओर उन्हें दूसरा कार्यकाल दिलाने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम छिड़ी है जिसमें हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अनुमान के मुताबिक नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मौद्रिक नीति की 2 मासिक समीक्षा में राजन ने रेपो रेट 6.5% और रिवर्स रेपो दर 6% पर बरकरार रखा। रिजर्व बैंक ने CRR में भी कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4% पर बनाए रखा। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि महंगाई बढ़ने की आशंका और विश्व बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों की वजह से ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे ब्याज दरों में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर राजन ने कहा कि वे डॉलर और रुपए दोनों की तरलता पर नजर रखेंगे और उसी के मुताबिक आगे कदम उठाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनसून की दशा दिशा समझने के बाद RBI कोई पहल करेगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कई आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष की पहली और तीसरी तिमाहियों में पहले जितनी विकास दर बताई गई थी उसे बाद में घटा दिया गया। इसलिए अभी जारी आंकड़ों को अंतिम मानकर खुश होना जल्दबाजी होगी। बैंक से कर्ज लेना निचले स्तर पर है, प्राइवेट निवेश नहीं बढ़ा है, पूंजी निर्माण की दर घटी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। जिस समय केंद्र सरकार के 2 साल पूरे करने का जश्न चल रहा था, उसी समय सांख्यिकी विभाग ने आर्थिक विकास के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों ने सरकार के जश्न को दोगुना कर दिया। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के 3 महीने में विकास की दर 7.9% रही और इसी वजह से वित्त वर्ष 2015-16 का आंकड़ा 7.6% रहा। सरकार और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का अनुमान भी इसी आंकड़े को हासिल करने का था। जब से ये आंकड़ा जारी हुआ, उसी समय से इस पर सवाल उठने लगे। बाद में खुद सांख्यिकी विभाग ने विसंगति मानी। बताया जा रहा है कि इस बार GDP के आंकड़ों और वास्तविकता के बीच करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। पिछले साल ये अंतर करीब 40,000 करोड़ रुपए का था। असल में राज्यों और सभी विभागों से मिलने वाले आंकड़ों में विसंगति होती है, जिससे अंतिम आंकड़ों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी रह जाती है। पर इस बार ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। सांख्यिकी विभाग ने कहा है कि वह इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद विकास दर के आकलन का पैमाना बदला। इससे अचानक विकास दर में बढ़त दिखाई देने लगी। यूपीए सरकार के समय जिस पैमाने पर विकास दर का आकलन होता था, अगर उस पैमाने पर देखें तो ये विकास दर 5% के आसपास रुकती है। इसलिए भी दुनिया के देशों में इस आंकड़े को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। फिर भी आंकड़े तो आंकड़े हैं और उनके आधार पर ही अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी मापी जाती है। सो भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने कमाल कर दिया। इस पैमाने पर आगे भी कमाल होने की संभावना है। 7.6% की विकास दर हासिल कराने में बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का रहा। इस बार मौसम विभाग ने सामान्य से बेहतर बारिश होने का अनुमान जताया है। अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो कृषि क्षेत्र में विकास की दर तेज होगी, जिसका असर चालू वित्त वर्ष की विकास दर में दिखेगा। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग और ब्याज की कम दरों के कारण सरकार को उम्मीद है कि मांग बढ़ेगी। मांग आधारित विकास दर बढ़ने के भरोसे में है सरकार, लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू बहुत चमकदार नहीं है। इसका कारण ये है कि तेज रफ्तार विकास दर के बावजूद रोजगार नहीं बढ़ा है। ये भारतीय आर्थिकी की सनातन समस्या है। यूपीए के राज में जब 8% विकास दर थी, तब भी रोजगार नहीं बढ़ा था और महंगाई लगभग पूरी तरह से बेकाबू थी। और उस समय के रिजर्व बैंक के गवर्नर को 1 दर्जन बार नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। अभी भी हालात उससे बेहतर नहीं हुए हैं। महंगाई काबू में नहीं है और एक आध सेक्टर को छोड़ दें तो मांग भी नहीं बढ़ी है। बैंकों के लाखों करोड़ रुपए बट्टे खाते में गए हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है। बैंकों से कर्ज लेना कम हुआ है और पूंजी निर्माण में भी कमी आई है। ऐसे में विकास दर के ऊंचे आंकड़े का कोई वास्तविक मतलब कम से कम अभी नहीं दिख रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद GDP की विकास दर पर बात करेंगे। GDP में विकास की रफ्तार का ताजा आंकड़ा बताता है कि भारत की आर्थिकी फुदक रही है। मगर क्या सचमुच ऐसा है? मोटे तौर पर उपभोग बढ़ने के कुछ संकेत हैं। सो एक राय यह बनती है कि अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक संकेत है, लेकिन इससे उम्मीद जोड़ते वक्त सावधान रहना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, ये क्या हैरानी वाली बात नहीं है कि GDP की विकास दर का आंकड़ा आता है और उसके बाद फिर शाम को ये बहस आजकल सुनाई देती है कि नहीं, ये आंकड़ा सही नहीं है, रियलिटी के अंदर स्थिति अलग है। ये क्या, ये माजरा क्या हो रहा है?
नहीं, ये तो देखिए, जब से वो क्या कहते हैं जीडीपी कैलकुलेशन की का सिस्टम इन्होंने बदला, बेस ईयर बदला और फिर इसको मार्केट ओरिएंटेड बनाया, हाँ। उसी समय से ये क्रिटिसिज्म। ये कब से? यूपीए सरकार के समय से ही है? नहीं 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 नहीं, ये अपना जब एनडीए की सरकार आई है, एनडीए 2 की सरकार, हाँ। तो 14 में इन्होंने, वो 14 के अंत में लगभग या 15 के शुरू में हाँ। ये सिस्टम इन्होंने बदला, बेस ईयर बदला। हाँ। और उसके बाद सिस्टम को जरा मार्केट ओरिएंटेड किया। हाँ, मार्केट रेट पर जीडीपी का कैलकुलेशन शुरू किया। हाँ। तो उस समय से ही ये कहा जा रहा है हाँ कि ये कुछ गड़बड़ियां हुई हैं हाँ। और कि ये पद्धति ठीक नहीं है। आप देखिए, जो निकी हाँ। और मार्केट एक जो ग्लोबल संस्था है, हाँ। और उन्होंने इसी बेसिस पर हाँ। जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया है, हाँ। उससे भी 7.9% ही बैठता है। हाँ। और अभी 3 महीने से आपने पीएमआई का डेटा देखा होगा, निकी मार्केट का, हाँ। तो वो 50 पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, हाँ। जिसमें 50 के ऊपर जो भी फिगर है हाँ। वो ग्रोथ दिखलाता है। हाँ। और 50 के नीचे अगर फिगर चली जाती है हाँ। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, हाँ। तो वो कॉन्ट्रैक्शन दिखलाता है कि प्रोडक्शन गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अगर उपभोग बढ़ रहा है, खरीद बढ़ रही है, कंज्यूमशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो जीडीपी में ज्यादा काउंट हो रहा है इस समय। वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी देखिए, ऐसे भी जो लास्ट क्वार्टर होता है, हाँ। उस समय थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सप्लाई करनी होती है। सप्लाई नहीं, लेकिन पिछले वर्ष में भी ये हुआ था कि बाद में उसमें करेक्शन हुआ था। जो लास्ट क्वार्टर का जो फिगर आया उसको करेक्शन करके फिर वो ओवरऑल पूरे साल भर का नीचे हुआ। जी, थोड़ा जब करेक्शन वगैरह तो होता ही चलता है, इतनी जल्दी तो एकदम एग्जैक्ट फिगर्स वगैरह वर्कआउट करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आपका मानना है कि जो आंकड़ा आ रहा है कि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी के अंदर कारोबारी और जो बाजार के हालात है, मंदी, जो हर कोई रोजगार के हालात हो, बचत का मामला हो, पूंजी फॉर्मेशन हो, उन सब की रियलिटी के बीच में ये आंकड़ा सही नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पीएमआई जो डेटा है अपना, चूंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड का, तो इन्होंने भी ये माना है कि पिछले 2 साल में कोई जॉब क्रिएशन वगैरह हुई नहीं है। अच्छा देखिए, एनडीए 1 और एनडीए 2 के बीच में एक ही चीज जो समस्या दिखलाई पड़ रही है, एनडीए 1 को क्या खा गया, इंडिया शाइनिंग। हाँ, जबकि उस समय भी हाईवे सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को छोड़ करके कहीं और जॉब क्रिएट नहीं हो रहा था। हाँ, और वो भी हाईवे में आपको पता ही है, बहुत हाई क्वालिटी जॉब क्रिएट नहीं होती, वर्कर्स वगैरह वाली है। आज के दिन भी बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि वही हाईवे सेक्टर इज लीडिंग द ग्रोथ। हाँ, गडकरी साहब पता नहीं 25 किलोमीटर एकदम वो अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, तो ग्रोथ जो हो रहा है तो लोअर लेवल पर हो रहा है। वो क्या कहते हैं, अपना वर्किंग क्लास वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी जो पढ़े लिखों का जो रोजगार है उसमें नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन अपने यहाँ रोजगार का, पढ़े लिखों के बीच में रोजगार या नौजवान आबादी के लिए आईटी का जो क्षेत्र था वो पहले बहुत ले रहा था, उसमें सब में तो स्थिति बहुत खराब है कि वो जो पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। आईटी हमारी जो है पूरी की पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और अभी कितना भी कहेंगे डिजिटल इंडिया और वगैरह वगैरह, लेकिन आईटी का उतना प्रचार अपने देश की इंडस्ट्री अंदर नहीं हो सकता। ये तो बाहर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही हो तो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए हैं ना लोग, ये आईटी ओरिएंटेशन में इनको डर लगता है, क्योंकि सब चीज साफ सुथरा हो जाएगा और एक आदत बनी हुई है ब्लैक मनी बनाने की। तो अगर आईटी वगैरह के थ्रू ये सब कुछ करना शुरू करें तो थोड़ा सा ब्लैक मनी का जनरेशन इंपैक्ट हो जाता है। नहीं, तो आपके अनुसार बुनियादी तौर पर जो आर्थिकी और जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो सचमुच में आर्थिकी की सेहत, जो रफ्तार है वो रफ्तार कर रहे हैं, तो उससे अंततः आप देखते हैं कि अच्छा नतीजा आएगा? मतलब आप उस पर फील गुड कितना महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत फील गुड महसूस नहीं करता हूँ। कुछ तरीके से जैसे राजन साहब ने कहा, जिस पर उनकी बहुत क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म भी हुआ, कि 2 औरतें हैं। हाँ, एक दोनों ये तय करती हैं कि एक के बच्चे को वो देखेगी, दूसरे के बच्चे को दूसरी देखेगी। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बट ये जो है ये जीडीपी क्रिएशन नहीं है, ये इनकम जनरेशन नहीं है, ये तो बस एक्सचेंज ऑफ ये सर्विस है या जो भी सेवा लेकिन का है। ऐसा है कि अभी ये भी आरबीआई ने ये भी कैलकुलेशन किया है कि जो लोअर लेवल नॉन निफ्टी
नॉन बीएसई कंपनीज हैं, जो छोटे MSME, कारोबारी हाँ, एमएसई और वो है, वहां पर काफी ग्रोथ हो रहा है। और जो सर्वे है उसके अनुसार जो बेसिक ये जो ग्रोथ के आंकड़े आपको दिखलाई पड़ रहे हैं वो वहां से आ रहे हैं। ये अपनी बड़ी कंपनियों वगैरह के बड़े कारपोरेट सेक्टर से नहीं है, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियां जो है उद्यम में छोटे छोटे है, जो उसमें 45-50 विकास हो लाख रहा है। कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन फिर रियल एस्टेट के मामले में और इसके मामले में क्यों नहीं कुछ हलचल ज्यादा नजर आ रही है? रियल एस्टेट के मामले में तो देखिए, रियल एस्टेट तो सबसे बड़ा सांप का पिडोरा है। वहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक मनी थी। और उसके बाद ब्लैक मनी पर चूंकि सरकार ने कुछ भी आप कहिए इस सरकार के खिलाफ, लेकिन ब्लैक मनी पर तो कंट्रोल किया है, लगाम किया है। कुल मिला के उम्मीद कायम है, उम्मीद है अच्छी उन्होंने उम्मीद तो है। हाँ, क्योंकि ये सरकार ले दे करके इसका रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, इसकी नीयत अच्छी है, चोरी बेईमानी नहीं करती। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।